आज हम यहाँ 12th क्लास में फिजिक्स में व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु, इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। ये किरचॉफ के नियम वाला जो टॉपिक है, पार्ट है, उसी का एक पार्ट है ये व्हीटस्टोन सेतु। तो क्या है ये? तो इसमें जो व्हीटस्टोन नाम है ये वैज्ञानिक का नाम है। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन, C.F. व्हीटस्टोन, इन्होंने जो है 4 प्रतिरोधों, एक गैल्वेनोमीटर और एक सेल को लेकर एक परिपथ तैयार किया, जिसे कि व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो ये परिपथ है, इसमें 4 प्रतिरोध होंगे, यानी 4 रेजिस्टेंस होंगे, एक गैल्वेनोमीटर अर्थात एक धारामापी होगा यहाँ पे, और एक सेल होगा। तो 4 प्रतिरोधों, एक धारामापी और एक सेल को लेकर और कुंजियों को लेकर इन्होंने एक परिपथ तैयार किया, जिसे कि व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और इसके द्वारा किसी चालक के अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। तो आइए इसकी बनावट और इसके कार्यविधि के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ये इसका चित्र है, ये वाला। इसमें जो है 4 प्रतिरोध रहते हैं, P, Q, R, S, ये प्रतिरोध हैं 4। तो इन प्रतिरोधों के मान क्या, जैसे इस प्रतिरोध का मान P है, इस प्रतिरोध का मान Q है, इस प्रतिरोध का मान R है, इस प्रतिरोध का मान S है। तो इन 4 प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में जोड़ देते हैं, और इसके जो 2 विकर्ण होंगे, विकर्ण मतलब डायगोनल, इसके 2 डायगोनल, जैसे अगर हम चतुर्भुज को नाम दें, यहाँ पे मानव चतुर्भुज है ABCD, तो चतुर्भुज की AB, BC, AD और CD, इन भुजाओं पर हमने ये 4 प्रतिरोध P, Q, R, S जोड़ दिए। और इसके जो 2 विकर्ण होंगे डायगोनल, तो इन 2 विकर्णों के बीच हम क्या करते हैं, 2 विकर्णों में से जो एक विकर्ण होगा BD, ये वाला, इस चतुर्भुज के एक विकर्ण BD के सिरों के बीच, इसके जो सिरे हैं इनके बीच एक धारामापी और कुंजी K2 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस व्हीटस्टोन सेतु में एक विकर्ण के सिरों के बीच धारामापी और कुंजी जोड़ देते हैं, यानी जो ये डायगोनल होगा, इस डायगोनल के इन 2 कोनों BD के बीच एक हम गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी जोड़ देंगे, K जोड़ देंगे, यहाँ पे की जोड़ देंगे K2। और जो दूसरा डायगोनल होगा AC, इस दूसरे डायगोनल के इन सिरों के बीच हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक सेल या बैटरी और एक की या कुंजी K1 जोड़ देंगे यहाँ पे। अब ये इसकी बनावट हो गई कि हमने यहाँ पर कैसे कैसे जोड़ा इसको। अब कार्यविधि क्या होगी, तो कार्यविधि में क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम बैटरी की, जो ये बैटरी है बाहर, ठीक है, ये बैटरी किसके बीच जुड़ी होगी, इन 2 इस वाले विकर्ण के सिरों के बीच। ठीक है, चतुर्भुज के एक विकर्ण पे तो हमने क्या जोड़ा, गैल्वेनोमीटर, और दूसरे विकर्ण पे क्या जोड़ा, सेल जोड़ दिया। तो इस सेल से जुड़ी हुई जो कुंजी K1 है, तो सबसे पहले किस कुंजी को दबाएंगे, सबसे पहले इस बैटरी या सेल की जो कुंजी है इसको दबा देते हैं। इससे जो है ये परिपथ, इस बैटरी से इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो माना इस बैटरी से किसी समय ये धारा I यहाँ इसमें प्रवाहित हुई, इस परिपथ में। ठीक है, जब ये धारा I यहाँ पर पहुँचेगी A बिंदु पे, तो A पर ये धारा 2 भागों I1 और I2 में बढ़ जाती है, यानी इस AB भुजा में धारा I1 और AD भुजा में धारा I2 बहती है। ठीक है, उसके बाद धारा का वितरण अब यहाँ पर समझा जाएगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, सबसे पहले कुंजी K1 दबाई जाएगी, बाद में कुंजी K2 दबाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेरण के प्रभाव से बचने के लिए सदैव पहले बैटरी की कुंजी K1 को दबाया जाता है, और तब बाद में धारामापी की कुंजी K2 को दबाया जाता है। कभी भी जो है पहले कुंजी K2 बाद में कुंजी K1 को नहीं दबाएंगे, अन्यथा यहाँ पर प्रेरण का प्रभाव पड़ जाता है। जो ये इससे यहाँ पर ये प्रेरण की घटना या जो भंवर धारा वाली घटना है वो यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जब यहाँ पर कुंजी K1 को दबा दिया तो यहाँ से ये धारा आई, यहाँ आई,
ये यहाँ पर आई दो भागों में I1 I2 में बढ़ गई। अब यहाँ पर क्या होता है, जो विकर्ण BD है, इस विकर्ण BD पे धारामापी जुड़ा है। अब यदि हम क्या करें, इन चारों प्रतिरोध को इस प्रकार से एडजस्ट कर लें, यदि इन चारों प्रतिरोधों का समायोजन इस प्रकार से करें कि इस BD वाली भुजा में कोई धारा न बहे, इसमें कोई धारा नहीं न बहे, इसका अर्थ है कि इस धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आएगा, ये जीरो पे रहेगा। ठीक है, धारामापी में क्या होगा, जैसे धारामापी है तो इसमें इसकी निडिल होगी तो ये निडिल जीरो पे रहेगी उस समय। ठीक है, इधर जैसे 1 2 3 या 1 2 3 ये इधर या इधर नहीं जाएगी, ये जीरो पे रहेगी। कब, धारामापी की जो सुई है या गैल्वेनोमीटर की जो सुई है ये कहाँ पर रहेगी, जीरो पे रहेगी। ये जीरो पे रहेगी तो उसका मतलब है इस BD भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। BD भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसका अर्थ है कि B और D के पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। बिंदु B का विभव भी वही होगा, बिंदु D का विभव भी वही होगा। विभव का मतलब पोटेंशियल से है। तो इससे क्या हो गया कि जब B और D बिंदुओं के विभव एक जैसे होते हैं उस समय इस BD भुजा में कोई धारा नहीं बहती है। धारा हमेशा कब बहती है किसी भुजा में, धारा भुजा में तब बहती है जब उस भुजा के सिरों के बीच क्या होता है, विभवांतर होता है। विभवांतर मतलब जब ये B और D के विभव एक जैसे नहीं होंगे, तो एक जैसे नहीं होंगे तब अधिक विभव से कम विभव की ओर धनावेश प्रवाहित होंगे, अर्थात धारा प्रवाहित होगी। कहाँ से कहाँ की ओर, अधिक विभव से कम विभव की ओर। या अगर यहाँ का विभव अधिक है, यहाँ का विभव कम है, तो यहाँ अधिक विभव से कम विभव की ओर धारा प्रवाहित होगी। तो यदि हम यहाँ पर क्या कर दें, बिंदु B और D के विभव एक समान कर दें, बिंदु B और D के पोटेंशियल एक समान कर दें, तो तब PQRS में तब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिंदु B और D के विभव एक समान करने के लिए हमें क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमें ये जो प्रतिरोध है PQRS इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। इनके मान इस प्रकार से लेने पड़ेंगे कि B और D क्या हो जाए, एक जैसे पोटेंशियल पे आ जाए। उससे यहाँ पर जब ये एक जैसे विभव पे आ जाएंगे तो इनके बीच का विभवांतर शून्य हो जाएगा, और विभवांतर शून्य होने पे इस BD भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, और तब ये धारामापी शून्य विक्षेप दिखाएगा। और जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती उस समय ये जो सेतु है ये संतुलन की स्थिति में कहलाता है। कब, कि जब BD में धारा क्या होती है, जब BD भुजा में या BD विकर्ण में धारा शून्य होती है। जब BD विकर्ण में धारा शून्य हो तो तब जो है ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड कंडीशन में कहलाता है, संतुलन की स्थिति में कहलाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में कब होता है, तो व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में तब होता है जब धारामापी वाली भुजा में कोई, जब बैटरी से धारा प्रवाहित होने के बावजूद भी धारामापी वाली भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, उस समय व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में कहलाता है। और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए इन प्रतिरोधों PQRS के मान इस प्रकार से ले जाते हैं जिससे कि B और D के विभव क्या हो जाए, एक समान हो जाए, और तब जो है इस BD भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। और उस समय ये जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर है ये शून्य विक्षेप को दिखाएगा, और उस समय ये सेतु या ब्रिज उस समय संतुलन की स्थिति में या बैलेंस कंडीशन में कहलाता है। अब यहाँ पर जब बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो उस समय क्या होगा, यहाँ पर दो बंद पास बन जाएंगे ABDA। तो हम इन दो बंद पासों को ले रहे हैं, तो एक बंद पास, ये वाला बंद पास ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम को लगाएंगे। ABDA इस वाले बंद पास में किरचॉफ के द्वितीय नियम को लगाने पर, तो इस बंद पास में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाइए। तो नियम क्या, द्वितीय नियम कि किसी बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंदपास में विद्यमान विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर
होता है। ये जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम है, इसी को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इस बंद पास में लगाइए इसको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 खंड है, एक खंड यह है, एक खंड यह है, एक खंड यह, 3 खंड है। तो इस बंद पास के इन 3 खंडों में हम जो है क्या करेंगे, जहाँ प्रतिरोध होगा उनको देखेंगे। तो ये प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध क्या है P, तो ये वाला प्रतिरोध इंटू इसमें बहने वाली धारा I1, तो प्रतिरोध इंटू धारा। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे जा रहे हैं, सपोज हम यहाँ पर इस क्रम में जा रहे हैं, तो धारा इस I1 की धारा ऐसे में जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में जाने पे I1 पॉजिटिव होगा, I2 क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हम I2 के अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, ऐसे में। ठीक है, ऐसे ले रहे हैं ये वाले। तो ऐसे में जाने पर जो है I1 पॉजिटिव, I2 नेगेटिव लेंगे। तो ये धारा इंटू इसका प्रतिरोध, और फिर यहाँ पे ये प्रतिरोध इंटू ये वाला धारा। तो यहाँ प्रतिरोध क्या है R इंटू यहाँ पे धारा I2, परंतु ये I2 का चिन्ह क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि बीजगणितीय योग लेना है। तो यहाँ पर I1 का चिन्ह पॉजिटिव, तो I2 का चिन्ह नेगेटिव, क्योंकि I1 इस वाले बंद पास में, यदि हम I1 की दिशा में चलें तो I2 की दिशा के ये क्या आ रहा है, विपरीत आ रहा है। I1 की दिशा I2 के विपरीत हो रही है यहाँ पे, तो यानी ऐसे में। तो I1 पॉजिटिव, I2 नेगेटिव। और अगर आप I2 पॉजिटिव लेते तो I1 को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। बहरहाल हमने I1 पॉजिटिव लिया, तो धारा इंटू ये प्रतिरोध, फिर माइनस धारा इंटू ये प्रतिरोध, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कोई धारा नहीं बह रही है, तो यहाँ धारा गुणा के प्रतिरोध लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें धारा नहीं बह रही क्योंकि ये संतुलन की स्थिति में इस समय। तो उस समय इस बंद पास में उपस्थित विद्युत वाहक बल, इसमें कोई, इस बंद पास में कोई सेल नहीं है इसमें, तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल भी नहीं होगा, अतः विद्युत वाहक बल क्या आ गया, 0। तो इस बंद पास में किरचॉफ का नियम लगाया, तो हमारे पास आया PI1 माइनस RI2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ही आ गया PI1 इक्वल टू RI2। इसको समीकरण नंबर 1 लिखिए। फिर दूसरा बंद पास लीजिए। दूसरा बंद पास क्या है, BCDB, BCDB। इसमें इस वाले बंद पास में भी किरचॉफ के द्वितीय नियम को लगाइए। तो इस बंद पास में क्या होगा, ये प्रतिरोध इंटू इसमें बहने वाली धारा, इंटू ये, फिर प्लस ये प्रतिरोध इंटू इसमें बहने वाली धारा, बराबर क्या होगा, इस बंद पास में उपस्थित विद्युत वाहक बल। यहाँ पर इस वाले बंद पास में कोई सेल नहीं है, तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, 0। तो लगाइए यहाँ पर किरचॉफ का द्वितीय नियम। पर हम ये देखेंगे हम जा रहे किस दिशा में, तो यहाँ पर भी हम, अगर हम ऐसे में चलें, ये ऐसे में, इस वाले में, तो इस वाले में अगर हम ऐसे में चलें, तो ऐसे में चलने पे ये I1 पॉजिटिव होगा, तो I2 क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि I2 ऐसे मार रहा है। ठीक है, तो I1 पॉजिटिव, I2 नेगेटिव लेने पे लगाइए किरचॉफ का द्वितीय नियम। यहाँ का प्रतिरोध इंटू यहाँ की धारा I1, फिर माइनस, माइनस इसलिए लिया क्योंकि ये धारा नेगेटिव है। यहाँ का प्रतिरोध, ये प्रतिरोध क्या है, S इंटू यहाँ की धारा हो गई माइनस I2 इक्वल टू यहाँ का विद्युत वाहक बल ये 0। तो I2 का चिन्ह नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आएगा, I1 का चिन्ह ये पॉजिटिव रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब जो है इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कीजिए। तो समीकरण या इक्वेशंस फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो यहाँ से क्या हुआ, इन दोनों को डिवाइड कीजिए। तो ये पार्ट बटे ये पार्ट बराबर ये पार्ट बटे ये पार्ट। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, QI1 माइनस SI2 इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर हम इसको यहाँ ले आ दें, तो ये यहाँ जाने पे हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा ऐसा। ठीक हो गया, तो ये क्या हो गया, QI1 बराबर SI2, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दीजिए इसमें इसका भाग दीजिए, तो PI1 अपॉन QI1, तो I1 से I1 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा P अपॉन Q इक्वल टू RI2 अपॉन SI2। तो I2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास R अपॉन S। तो इससे हमारे पास ये एक कंडीशन आ गई, या एक प्रतिबंध आ गया हमारे पास, क्या कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो ये जो कंडीशन आई, ये कहलाता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की स्थिति कहलाती है। ठीक है, यही इसका सिद्धांत है कि यदि किसी व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी से धारा प्रवाहित होने के बावजूद भी
धारामापी वाली भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो उस समय व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में कहलाता है, और इस समय P/Q बराबर R/S, यानी जो संलग्न भुजाओं P/Q क्या है, ये इन संलग्न भुजाओं का प्रतिरोधों का अनुपात है, ये R/S क्या है, ये इन संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात है। यानी संतुलन की स्थिति में संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात हमेशा बराबर होता है। यही व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिबंध है, ये संतुलन का प्रतिबंध है। अब इसमें क्या है कि जब ये संतुलन की स्थिति आ जाती है तो ये स्थिति कैसे आएगी, ये प्रतिरोध PQRS के मानों को एडजस्ट करना है, इनको इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि ये इस धारामापी में कोई धारा ना बहे, उसमें शून्य विक्षेप में होगा, और तब ये कंडीशन आ जाएगी। अब जो है जब ये संतुलन की स्थिति आ गई तो उस समय इस हेतु की विशेषता है कि उस समय हम धारामापी और सेलों की स्थिति को अगर आपस में बदल दें, यानी संतुलन की स्थिति आ गई तो उस समय धारामापी के स्थान पर अगर हम सेल लगा दें और सेल के स्थान पर अगर हम धारामापी लगा दें तो तब भी इस संतुलन की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात तब भी धारामापी वाली भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्या मतलब है इसका, ये धारामापी हमने उठा के यहाँ पर लगा दिया और यहाँ की बैटरी हमने उठा के यहाँ लगा दी, कब, जब एक बार संतुलन की स्थिति आ गई तो तब भी जो है ये संतुलन की स्थिति अप्रभावित रहेगी, अर्थात तब भी धारामापी जिस भुजा में जुड़ा होगा वहाँ कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। एक बात का ध्यान और रखना है, सबसे पहले बैटरी वाली कुंजी ऑन करनी है, तब धारामापी वाली कुंजी ऑन करनी है। ये प्रेरण के प्रभाव से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। और तो क्योंकि यहाँ पर संतुलन की स्थिति में प्राप्त होने के बाद धारामापी और बैटरी की स्थिति को बदल सकते हैं और इससे संतुलन की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए जो है ये धारामापी वाली भुजा और ये सेल वाली जो भुजा है इनको संयुग्मी भुजाएं कहते हैं, कंजुगेट आर्म्स कहते हैं इनको। तो यानी संयुग्मी भुजाएं कौन है, BD और AC, जो ये विकर्ण है, विकर्ण BD और AC, ये संयुग्मी भुजाएं कहलाती हैं, कंजुगेट आर्म्स या संयुग्मी भुजाएं कहते हैं इनको, क्योंकि संतुलन की स्थिति प्राप्त होने के बाद इन भुजाओं पे लगे हुए धारामापी और इन विकर्णों में लगे धारामापी और सेलों की स्थिति को बदलने के बावजूद भी धारामापी के इस व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, इतना जरूर हो जाता है कि जब इनकी स्थिति को बदलते हैं तो इसकी सुग्राह्यता पे थोड़ा प्रभाव पड़ जाता है। अब व्हीटस्टोन सेतु की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो व्हीटस्टोन सेतु की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए PQRS इन चारों प्रतिरोधों के मान एक ही ऑर्डर के होने चाहिए, एक ही कोटि के होने चाहिए। तो PQRS के मान एक ही कोटि के लेने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है इसकी सुग्राह्यता बढ़ जाती है। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब यहाँ इस धारामापी वाली भुजा में कोई धारा नहीं बहेगी तो उस समय जो ये I1 था, ये I1 यहाँ आएगा और इसके बाद ये पूरी I1 धारा इस भुजा BC में बहेगी। तो अर्थात धारा I1 कौन कौन सी भुजा में बहेगी, संतुलन की स्थिति में AB, ये AB भुजा और BC भुजा में धारा, इन दोनों में धारा I1 रहेगी और AD भुजा और DC भुजा इनमें I2 धारा रहेगी, क्योंकि इस वाली भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि संतुलन की स्थिति में P/Q बराबर R/S आया जो, तो यानी संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए ये AB और BC भुजा इनको कहते हैं ये वाला, ये AB और BC पर जो ये प्रतिरोध लगे हैं, इन प्रतिरोधों को कहते हैं हम इन भुजाओं को कहते हैं हम अनुपाती भुजाएं। तो AB व BC ये कहलाती हैं रेशियो आर्म्स या अनुपाती भुजाएं, क्योंकि इन भुजाओं पे लगे हुए प्रतिरोधों का हमने यहाँ पर क्या लिया है, अनुपात लिया है। अनुपाती भुजाएं वो इसलिए क्योंकि इन भुजाओं पे लगे हुए प्रतिरोधों का अनुपात यहाँ इस प्रतिबंध में आया है। ठीक है,
और ये जो एडी भुजा पे जो प्रतिरोध लगा है आर, इसे कहते हैं ज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, अर्थात अगर ये P अपॉन Q की वैल्यू ज्ञात हो आपको, इस R का मान आपको मालूम हो जाए, तो हम S के मान को ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये S जो अज्ञात प्रतिरोध होता है, यहाँ पे ये अज्ञात प्रतिरोध होता है, तो इस अज्ञात प्रतिरोध S के मान को हम ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से, बशर्ते हमें इस अनुपात, इस रेशियो का मान ज्ञात हो। यदि P अपॉन Q ज्ञात हो, इस प्रतिरोध R का मान ज्ञात हो, तो अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात किया जा सकता है। और ये अज्ञात प्रतिरोध S यहाँ पे इस CD भुजा पे जोड़ा गया है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखें, एकदम जो है संतुलन की स्थिति नहीं आती है। संतुलन की स्थिति कब आएगी? जब B और D, जब इन प्रतिरोधों को हम एडजस्ट करके ऐसा करेंगे कि B और D के विभव एक जैसे हो जाए। तो B और D के पोटेंशियल यदि एक जैसे न हो पाए तो क्या होगा? यानी B का विभव, सपोज B बिंदु का विभव VB है और D बिंदु का विभव क्या है? VD। तो यदि ऐसा हो सकता है VB इज ग्रेटर देन VD, यदि ऐसा हो जाए, यदि VB इज ग्रेटर देन VD, यदि इसका पोटेंशियल अधिक और इसका पोटेंशियल कम हो, तो तब धारा जो है, तब जो धारा होगी, तब धारा BCD भुजा में बहेगी। क्या होगा तब? तब ये धारा I1 आई, अब इसका विभव ज्यादा, इसका विभव कम है, तो ये I1 यहाँ आएगी और I1 का कुछ पार्ट यहाँ बहेगा और कुछ पार्ट यहाँ बहेगा। तब पूरी I1 यहाँ नहीं जाएगी, तब I1 का कुछ भाग किसमें बहेगा? BD दिशा में बहेगा। ठीक है, ये I1 आया, इस बिंदु का पोटेंशियल ज्यादा, इस बिंदु का पोटेंशियल कम है, तो यहाँ का विभव ज्यादा, यहाँ का विभव कम, तो I1 यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के पर I1 दो भागों में बढ़ जाएगा। I1 का कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा और कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा। फिर I1 का जो हिस्सा यहाँ जाएगा वो यहाँ पर फिर बटेगा नहीं, बल्कि क्या होगा? ये वाला भी आएगा और ये वाला यहाँ I1 का जो हिस्सा आएगा वो जुड़ के इधर चल जाएगा। ठीक है, अगली कंडीशन यदि ऐसा हो जाए कि ये ज्यादा हो और ये कम हो, यानी VD इज ग्रेटर देन VB, ऐसा भी हो सकता है कि इस बिंदु का विभव ज्यादा, इस बिंदु का विभव कम हो, तो उल्टा हो जाएगा। तब क्या होगा? तब ये I2 जो है, यदि इस बिंदु का विभव ज्यादा, इस बिंदु का विभव कम हो, तब धारा की दिशा D से B की ओर होगी। D से B की ओर मतलब I2 धारा, तब धारा I2 ये यहाँ पर आएगी। इसके बाद ये दो भागों में बढ़ जाएगी, एक भाग जाएगा D से B की ओर, तब एक भाग कहां से कहां की ओर जाएगा? D से B की ओर। ठीक है, जब इसका पोटेंशियल ज्यादा, इसका पोटेंशियल कम होगा, तो कुछ धारा D से B की ओर बहेगी। कौन सी धारा? ये I2 यहाँ आएगी। I2 का कुछ पार्ट D से B की ओर जाएगा और कुछ पार्ट D से C की ओर जाएगा। ठीक है, तो कुछ पार्ट DB दिशा में बहेगा और कुछ पार्ट DC दिशा में बहेगा। फिर ये इसका जो पार्ट DB दिशा में जा रहा है, तो ये कुछ पार्ट ये गया, ये I1 आया, ये यहाँ जुड़ के फिर यहाँ चल जाएगा। पर ये कब होगा? जब B और D के विभव एक जैसे न हो, यानी जब संतुलन की स्थिति एक जैसी, जब संतुलन की स्थिति नहीं आ रही है, यानी इन दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं है, तब होगा ऐसा। अगर ये ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो I1 का कुछ पार्ट इसमें बहेगा। यदि इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो I2 का कुछ पार्ट इस ऊपर की ओर बहेगा। ठीक है, और यदि दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाए, यानी D और B के पोटेंशियल, इनके विभव बराबर हो जाए, तब क्या होगा? इस BD विकर्ण में कोई धारा नहीं बहेगी, क्योंकि यहाँ पर विभवांतर क्या हो गया? शून्य हो गया। और जब यहाँ विभवांतर शून्य होता है तो तार में धारा नहीं बहती है, तो इस तार में कोई धारा नहीं बहेगी। और धारामापी में धारा न बहने से यहाँ पर धारामापी का विक्षेप शून्य आएगा और ये संतुलन की स्थिति कहलाएगी। इस पर व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित दो युक्तियां हैं। एक तो है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित दो डिवाइस हैं, दो युक्तियां हैं, जिनके नाम हैं, पहला है पोस्ट ऑफिस बॉक्स और दूसरा है
मीटर सेतु, मीटर सेतु, या इसको हम लिख सकते हैं मीटर ब्रिज। तो ये क्या है, ये ऐसे युक्तियां हैं या ऐसी डिवाइस हैं जिनके द्वारा किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। मीटर सेतु पोस्ट ऑफिस बॉक्स की तुलना में ज़्यादा सुग्राही यंत्र है। व्हीटस्टोन सेतु का एक ड्रॉबैक भी है व्हीटस्टोन ब्रिज का, कि बहुत कम मान वाले प्रतिरोध या बहुत अधिक मान वाले प्रतिरोध इससे ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर एक ऐसा अज्ञात प्रतिरोध एस लगा दें जिसका आंकिक मान बहुत कम आ रहा है या बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो तब उसके मान को हम व्हीटस्टोन ब्रिज से नहीं निकाल सकते हैं। थैंक यू।